नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांसद से संवाद। इस बार हम बात करेंगे असम की सिलचर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर राजदीप राय जी से। डॉक्टर राजदीप राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर राजदीप राय पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन पहली बार 17वीं लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में डॉक्टर राजदीप लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिलचर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया और वो अच्छे मतों से जीतकर 17वीं लोकसभा के सदस्य बने हैं। डॉक्टर राजदीप, अगर मैं बात करूं, आप पेशे से चिकित्सक हैं, राजनीति में आने का निर्णय आपने कैसे लिया? अचानक ये निर्णय हुआ या कैसे आना हुआ आपका? देखिए, राजनीति परिवार में, मतलब पारिवारिक जो मेरा फोरफादर्स है, सब राजनीति में थे। मेरे ग्रैंडफादर तब का समय के कांग्रेस की नेता थे। देश की जो आंदोलन चल रहा था उस पर वो भाग ले रहे थे। हम लोग सिलेट की रहने वाले हैं, हमारे जो पूर्वज जो थे वहीं पे थे। और मेरे दादाजी जो जिनका नाम था शशिभूषण रॉय जी, वो करीब 4 साल अपना ज़िंदगी का जेल में थे आंदोलन करते करते जी। और वहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी था, उस म्यूनिसिपैलिटी का वो करीब 22 साल तक वहाँ पे कमिश्नर थे, करीब 18 साल वाइस चेयर में थे। उसके बाद मेरे पिताजी लंबे समय राजनीति जनसंघ से जुड़े हुए थे। हमारा वहाँ के उनका रैंक एंड फाइल से अपग्रेडेशन होते रहा। फिर 1996 में मेरे पिताजी लेड बिमलांशु रॉय उधर की एमएलए बन गए। फिर दोबारा एमएलए बने 2001 में। तो परिवार में एक माहौल सब समय था। हालांकि मेरे पिताजी ने, हम 3 भाई हैं, किसी को राजनीति में आने के लिए कभी एनकरेज नहीं किया, लेकिन घर के जो माहौल होता था कि डाइनिंग टेबल में हम बैठते थे, बैठ के हर समय राजनीति का ही बात होता था। कैसे लोगों का अच्छा किया जाए, कैसे कौन सा स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाए, कौन सा जगह पे काम करने से अच्छा होगा, गरीब लोगों का फ़ायदा होगा, वो सब घर में बात चलता था हर समय। तो इसी से मेरा अनुप्रेरणा हुआ। मेरा पिताजी को मैंने बहुत करीब से देखा है जी। और वो भी बहुत नाम किए हुए क्रिमिनल लॉयर थे वहाँ के कोर्ट के, और मेरे दादाजी भी सिविल लॉयर थे। तो करीब 4 जनरेशन लॉ में थे। तो मैं डॉक्टर बन गया पढ़ाई करते करते। पिताजी ने कभी राजनीति में आने के लिए कभी इनकरेज नहीं किया। हालांकि 2009 में उनका देहांत होने का बाद मैंने अपना एक अंदर से एक आवाज़ निकल के आया, लग रहा मेरे को कि मैं तब बाहर था। एक्चुअली मैं दिल्ली में भी काफ़ी दिन था जी। फिर विदेश चला गया था। फिर कलकत्ता में जाके सेटल करके मैं वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया। फिर मैंने देखा कि नहीं, पिताजी जाने का बाद मेरे को अपना लोगों में जाना है, वहाँ का लोगों के लिए काम करना है। तो उसी पिताजी का भी एक मंशा था कि अपने लोगों के लिए कभी कभार काम करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता सिलचर चला गया और पिछले कुछ साल से मैं सिलचर में हूँ। और जी, कैसे काम आप करते हैं? मैंने सुना है आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। सामाजिक स्तर पर लोगों के लिए आप खासतौर से, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो उससे जुड़े कई आप अभियान भी चला रहे हैं, कि काम कर रहे हैं आप? हेल्थ की सेक्टर में काफ़ी फैला हुआ है मेरा काम जी। जैसे कि एक हॉस्पिटल है जो असम के सबसे पुराने मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, जो ब्रिटिश की शुरू किया हुआ था। उसका नाम है शिव सुंदरी नारी शिक्षाश्रम। वो 1931 की हॉस्पिटल है जिसको मेरे पिताजी मैनेज कर रहे थे। तो पिताजी जाने का बाद जाहिर है मेरे ऊपर थोड़ा बहुत दायित्व आया है। तो वहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत देखता हूँ। हालांकि प्रैक्टिस में वहाँ पे नहीं करता हूँ। उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, और मेरी अपनी एक फाउंडेशन है, बिमलांशु रॉय फाउंडेशन, जो मेरे पिताजी के नाम में बनाए हैं। हम ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम हेल्थ सेक्टर में दूर दराज के एरिया में, जहाँ पे गरीब लोग है, हेल्थ जाके नहीं पहुँचता है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, वहाँ पे जाके हम लोग कैंप करते हैं। और पिछले करीब 10 साल से बहुत सारे कैंप, मेडिकल कैंप, फ्री में दवाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नीडी लोगों को करते हैं। अगर हम असम की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें, कि उतना विकास नहीं हुआ आज़ादी के बाद जितना होना चाहिए था। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का योजना बनता था दिल्ली में बैठ के। हालांकि जो लोग बनाते थे उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट का बारे में, नॉर्थ ईस्ट का जियोग्राफी का बारे में, नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन पैटर्न का बारे में, नॉर्थ ईस्ट का जो वहाँ का जो तौर तरीका है, सिविलाइजेशन है, उसका बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन ये लोग दिल्ली में बैठ के बनाते थे।
देखिए, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो अटल जी के समय पे हुआ है। अटल जी ने पहला बार एक सोच बदलने का कोशिश किया और डोनर मिनिस्ट्री की, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, उसका उन्होंने शुरुआत किया। तब से थोड़ा पैसा जाने लगे हैं, थोड़ा स्टेट्स में अलग अलग करके। इंफ्रास्ट्रक्चरली वी वेर वेरी वेरी अनडेवलप्ड अगर आप जिसको कहते हैं। मोदी जी आने का बाद क्या हुआ, पिछले 2014 का बाद से जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, उन्होंने बोला अभी लुक करके फायदा नहीं होगा, उसको एक्ट करना पड़ेगा। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदली किया गया। उसके बाद उन्होंने हर मिनिस्ट्री में एक ऐसा एक डायरेक्टिव्स दिया है कि हर महीना में एक मिनिस्टर एक बार वहाँ पे जाना है, और ठीक ऐसा नहीं है कि सुबह गया शाम को वापस, प्रवास करना है, रहना है। और एनईसी जो था, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है, जो डोनर के अंडर में काम करता है, उनको वहाँ पे बोला गया कि जो भी डेवलपमेंटल स्कीम होना है वो सब उधर की जो स्टेट कैपिटल है इन रोटेशन, जैसे कि गुवाहाटी में हो गया, एक शिलोंग में हो गया कैपिटल, जो एनईसी का मीटिंग हर स्टेट कैपिटल में होना है। उससे क्या हुआ, लोगों में ये सोच आया है कि जो दिल्ली में बैठे हुए सरकार है वो हमको आज का दिन में कॉलोनी का रूप से नहीं देखता है। यहाँ का डेवलपमेंट के लिए ये लोग सीरियस है, और जो मोदी जी ने जो कुछ कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, और पिछले साल मैंने अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे मैं सारे रिकॉर्ड्स निकाला है, तो देखा है कि बिटवीन 2014 जो 5 साल उनका सरकार था, उसमें ही मेड 48 विजिट्स टू द नॉर्थ ईस्ट। जो यूपीए सरकार की अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स थे उसमें प्रायोरिटी देके, जैसे कि बोगीबिल ब्रिज है, दौलासोदिया ब्रिज है, सिलचर से लामडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चरल ब्रॉडगेज कन्वर्शन की प्रोजेक्ट्स है, लेपेटकटा वो गैस क्रैकर प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो सब में प्रायोरिटी बेसिस पे उस पर काम शुरू हुआ है। तमाम योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई जिस पर चर्चा खासी हुई है। तमाम तरह के नॉर्थ ईस्ट में विरोध भी हमें देखने सुनने को मिला, आंदोलन भी हुए। आसाम की बात करूं तो आसाम से भी विरोध के स्वर सुनाई दिए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर कितनी सच्चाई है कि इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों में नाराजगी है? नाराजगी है तो क्यों है? उसे दूर करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? अच्छा, देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल है जिससे इट इज़ नॉट असम स्पेसिफिक जी। और उसमें क्या लिखा है बिल में कि भारत का जब डिवीजन हुआ तो जो बाकी हिस्सों में जो हिंदू रह गए थे वो लोग बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन अगर इंडिया में आते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तब का समय ईस्ट पाकिस्तान था, आज का दिन में बांग्लादेश, उधर से जो लोग अगर आते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, उनको हमको सिक्योरिटी देना है, बाद में जाके सिटीजनशिप देना है। उसको लेके काफ़ी विरोध हुआ था, मैं मानता हूँ। असम आंदोलन भी काफ़ी हद तक हुआ, लेकिन एक वहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जिसको बोलना जरूरी है जी। जब देश का भाग हुआ था, देश का भाग धर्म की बेसिस पे हुआ था, 2 नेशन थ्योरी बेस्ड ऑन रिलीजन हुआ था। और हमारी जो तब की जो नेशनल लीडरशिप थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब ने तब बोला कि ये लोग जब उधर की देश से अगर इधर आएंगे बिकॉज ऑफ रिलीजन, हालांकि तो राइट वाइट सब, नोआखाली में राइट हुआ, आपको पता ही है, पाकिस्तान में राइट हुआ, पंजाब में राइट हुआ, कलकत्ता में हुआ ग्रेट कलकत्ता किलिंग से, तो क्या हुआ दैट रिलीजियस तो अनबन हुआ था, उसके कारण काफ़ी लोग इंडिया में आ गए थे। तो इनको बाकी बाद में कभी सिटीजनशिप नहीं दिया गया था, सिक्योरिटी नहीं दिया गया था। तो बिल के जरिए हम ये बात कह रहे हैं कि 2014 की 31 दिसंबर तक जो लोग रिलीजियस परसिक्यूशन के थ्रू भारतवर्ष में आएंगे उनको हम पहले सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे, बाद में हम सिटीजनशिप के बारे में सोचेंगे। आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी सोच रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अमित भाई ने एकदम स्पेसिफिकली इलेक्शन के पहले बोला है, वो हमारे एजेंडा में भी रहा है। और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है आज का दिन में, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला है कि ये लोग हिंदू लोग अगर परसिक्यूशन, सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, जो भी लोग हैं जो उधर की माइनॉरिटी है, अगर हमारी देश में आना चाहते हैं
बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन हम इनको सुरक्षा देंगे, इनको बाद में हम सिटीजनशिप देंगे। आज का दिन में पीपल आर मोर एंड मोर गेटिंग यूज्ड टू इट। जो विरोध था, छोटा छोटा मोटा विरोध था, वो कुछ हद तक मैं कह सकता हूं कि ये टीवी का स्टूडियो में सीमित था। हालांकि जो सामान्य जनजीवन था, उस जनजीवन में लोगों का उसमें कोई विरोध नहीं था। जी राजदीप जी, अगर मैं राजनीति की बात मैं करूं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बड़ी तेजी से बदला। एक समय नॉर्थ ईस्ट का इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके अधिकांश राज्यों को या तो स्वयं जीत लिया या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली। ये कैसे हुआ? देखिए, और ये कितना स्थायी है? भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहा है वो कर रहा है। डेवलपमेंट का इशू में भी, जैसे कि असम सरकार में तो अब ओपोजिशन में थे, किंतु जो लोग एमएलए बन के गए, जो लोगों का एमएलए का चयन हुआ, वो लोग वहाँ पे काम करना शुरू किया, तो लोगों में एक उत्साह हुआ ये भारतीय जनता पार्टी क्या है। और दूसरा बात यह है कि अटल जी और आडवाणी जी की जो जोड़ी है, जो 90s में जैसे लीडरशिप इन दोनों ने दिया है, बाकी लोग भी थे साथ में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का लोगों को एक लगता था कि अटल जी और आडवाणी जी इतने बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं, और हम तो बचपन से ही देखे, और आज का दिन में देखिए हम लोगों ने काफ़ी इलेक्शन हारते रहे। 1980 से 1980 से करीब 5 साल पहले तक हम एक का बाद एक इलेक्शन हारे। लेकिन क्या हुआ, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लीडर्स, आज का दिन में सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिश्व शर्मा जैसे लीडर्स हमारे साथ जुड़ गए, और लोगों में ये लगने लगा कि दे आर द वंस हु कैन डिलीवर फॉर द पीपल। जैसे कि आज असम में सरकार हुआ, और हमको कहते हुए इतना अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। आज का दिन में अष्टलक्ष्मी में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम में आज का दिन में 14 में से 9 MP हमारे साथ है, सरकार हर जगह चल रहा है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25 में से करीब 18 MP हमारे साथ है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये बदलाव की कारण एक तो ये है कि हमने वी हैव डिलीवर्ड ऑन द ग्राउंड्स। जो भारतीय जनता पार्टी ने एस पॉलिसी जो बोला है उसको नीचे तक लेके गया, और लोगों को देख के ये विश्वास, भरोसा ये हुआ, जिसके कारण आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी का साथ जुड़े गया। दूसरा सवाल आपका कितना स्थायी है आप बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है, देखिए कि कांग्रेस का दौर करीब ऑलमोस्ट 70 ईयर्स का था नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उन्होंने दे फेल टू डू डेवलपमेंट इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। हालांकि तब का समय का मैं उस राजनीति में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज का दिन में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो छोटे छोटे स्टेट्सों में हो रहे हैं, जैसे कि मनी पंप इन किया जा रहा है, जैसे कि रास्ते घाट की डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें लग रहा है कि दिस विल बी ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये तो करीब एटलीस्ट हमको नहीं लग रहा है कि 30-40 साल में ये डाउन स्केल स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर राजदीप, लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, वो सत्ता किसी को इसलिए सौंपते हैं कि वो सरकार जब बनाएगा या संसद में जाएगा तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी योजना लाएगा। ऐसी आम जनता की अपने जनप्रतिनिधि से, अपने सांसद से उम्मीद होती है, आशा होती है। आपसे भी होती है होगी उनको, आपने भी कोई विज़न अपने सिलचर संसदीय सीट के लिए बनाया होगा कि आप कैसे उसको विकसित करना चाहते हैं, कैसे आप विकास करना चाहते हैं, कैसे आप गांव का स्वरूप बदलना चाहते हैं। मैं इस पे भी आपसे बात करूंगा। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांसद से संवाद, और सांसद से संवाद में इस बार हम बात कर रहे हैं असम की सिलचर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर राजदीप राय जी से। डॉक्टर राजदीप जी, आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। राजदीप जी, आप पेशे से चिकित्सक, राजनीति में आप पहले रहे नहीं, लेकिन आपने सिलचर लोकसभा सीट से कांग्रेस की एक ऐसी उम्मीदवार को हराया जिनके बारे में यह माना जाता था कि वो एक मजबूत कांग्रेस की नेता हैं। क्या रणनीति आपने अपनाई? सुष्मिता देव एक पॉलिटिकल घराने से है। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनकी माताजी सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। हालांकि वो खुद भी म्यूनिसिपैलिटी से उठ के आए, म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन थे, एमएलए थे, और मेरे साथ 2011 में उनका विधानसभा का निर्वाचन में लड़ाई हुआ था, उसमें मैं हार गया था, और वो MP बने 2014 में। लेकिन जो हम लोगों ने देखा है पिछले 5 साल का बात कर रहा हूँ मैं, बिटवीन 2014 टू 2019, शी वॉज कट ऑफ फ्रॉम पब्लिक, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस एक डूबती हुई नाव का जैसा दिख रहा था पूरा भारतवर्ष की लोगों के पास। तीसरा कारण यह है कि असम की जो डेवलपमेंट की नीतियां भारतीय जनता पार्टी ले रहे थे, वो एकदम ग्राउंड तक जाके पहुंचा, एकदम नीचे जो
आखिरी व्यक्ति हम लोग कहते हैं। लोगों को लगने लगा कि मेरे अकाउंट खुल रहा है, मेरे घर में गैस आ रहा है, मेरे घर में बिजली आ रहा है, मेरे घर में पानी आ रहा है, मेरा कोई समस्या होता है तो भारतीय जनता पार्टी का लड़का लोगों को पूछने से ये लोग थोड़ा हेल्प कर दे रहे। तो लोगों में ये चेंज आना शुरू हुआ और वो पूरा सिलचर की जो सिलचर एक टाउन एरिया है और बाकी जो क्षेत्र है 6 है एरिया है, उसमें माने रूरल बेस्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। लास्ट और आखिरी वो है कि उनकी जो नीतियाँ थे लोगों का साथ टच रखने का, वो एकदम ब्रेक डाउन हो गया था और भारतीय जनता पार्टी अपस्विंग में था। मैंने भी अपना क्षेत्र में काफ़ी दौरा किया, पूरा विलेज में हमारे वहाँ पे करीब 156 वो है गाँव पंचायत है, सब में मैंने गया। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले लोगों का क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम्स है, उससे बातचीत किया, वार्तालाप किया, उसके समस्या को समाधान करने में अपनी तरफ से, मैं पार्टी की तरफ से, जिसके कारण हम लोगों को अच्छा एक वो मिला। और मैंने अपना स्ट्रैटेजी किसी को मैं बताया नहीं ज़्यादा, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों का पास जब मैं गया, लोगों का जो समस्या है वो समझने में मेरे को थोड़ा आसानी हुआ और लोग मोदी जी को वोट देने के लिए एकदम उत्सुक थे। दूसरा बार मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते थे, जिसके कारण मेरा जीत हो गया। जी, चलिए, अब जीत तो हो गई, आप 7वीं लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन जनता का अपना सपना है। सिलचर की जनता चाहती है कि आप वहाँ का विकास करेंगे, जो समस्याएं वहाँ की हैं उसे आप दूर करेंगे। आपने अगले अपने कार्यकाल का, जो आपका कार्यकाल है 5 साल का, इसके लिए कोई विज़न, डेवलपमेंट को लेकर विज़न कुछ बनाया है सिलचर के लिए? कौन सी समस्याओं को आप एड्रेस करने वाले हैं? कौन सी योजनाएं आपके दिमाग में ऐसी हैं कि आप चाहते हैं इनको मैं करवाऊंगा सरकार से, ताकि आम लोगों का कल्याण हो, आम लोगों का भला हो? अच्छा, देखिए, मेरा जो एजेंडा है इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने अच्छी तरह से स्पेल आउट कर दिया। सिलचर एक लैंडलॉक्ड एरिया है। हम एक ऑलमोस्ट 270 डिग्री चारों तरफ हमारे पहाड़ है और छोटे छोटे राज्य है, और छोटे छोटे राज्य की जो स्टेट कैपिटल्स है वो मतलब सिलचर से छोटा है। तो जिसके कारण वहाँ के लोग पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए, दूसरा चीज़ों के लिए सिलचर आना कभी कभार ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सिलचर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम पहले से ही बोल के आ रहे हैं कि हमको 5 हाईवे चाहिए। एक रोड हाईवे चाहिए, वी वांट रोड हाईवे। हालांकि आज का दिन में गुवाहाटी का साथ कनेक्शन अच्छा है, शिलोंग का साथ कनेक्शन अच्छा है, बाकी जगह काम चल रहा है। सिलचर अगरतला, सिलचर आइजॉल, सिलचर इम्फाल, ये सब काम चल रहा है अच्छी तरह से। और एक अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था सिलचर से सौराष्ट्र 4 लेन हाईवे। वो सिलचर से थोड़ा बाहर एक बालाछोड़ा से हरंगा जाओ 31 किलोमीटर के एरिया है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। हालांकि मोदी जी गवर्नमेंट आने का बाद उसका ठीक हो गया, अभी काम शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्टर जाना नहीं चाहता है, जिसके पुराना इतिहास था। तो मेरे ख्याल से आज नितिन गडकरी की डिपार्टमेंट ये सब सॉल्व कर रहा है, रास्ता का भी काम हो जाएगा। तो पहला है रोड हाईवे, दूसरा है रेल हाईवेज। हमारा जो लामडिंग से सिलचर की 213 किलोमीटर की जो ब्रॉडगेज कन्वर्शन था वो 96 से शुरू हुआ। मोदी जी आने से पहले उसका काम ख़त्म ही नहीं हुआ, 18 साल। तो मोदी जी आने का बाद बोला कि हम 1 साल में ख़त्म करेंगे। तो वो प्रायोरिटी एरिया है अभी तो वो, लेकिन हालांकि बहुत काफ़ी सारे ट्रेन शुरू करना है। सिलचर होते हुए इम्फाल और आइजॉल की जब ट्रेन की लाइन खुल जाएंगे तो हम वहाँ से भी राजधानी दिल्ली आएगा और सिलचर बराक वैली होके आएगा। आज का दिन में अगरतला से राजधानी दिल्ली आ रहा है, वो बराक वैली होके आ रहा है। तो 2 हाईवे हुआ। तीसरा हमारा एयरवेज का अभी हालत बहुत ख़राब है। हालांकि काफ़ी हमको प्लेन, हमने हरदीप पुरी साहब से बात भी किया है, सिलचर में एक नया एयरपोर्ट का भी बात चल रहा है, जिसके कारण हमको लग रहा है सिलचर हैज़ टू बी कनेक्टेड वाया एयर। और सिलचर से देखिए ढाका एकदम नज़दीक है, गुवाहाटी से बैंकॉक जितना दूर है, सिलचर से बैंकॉक सामने है। तो सिलचर से नीचे की साउथ एशियन कंट्रीज़ में जाने का रास्ता आसान होगा, कम समय में होगा, फ्लाइट का फेयर भी कम होगा। तो दैट इज़ अनदर वे। और एक इम्पॉर्टेंट है वाटरवेज, वहाँ के बराक नदी है, 60 किलोमीटर्स ऑफ नदी की वो है। वहाँ पे नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट हालांकि डिक्लेयर किया गया था, उस पर काम ज़्यादा नहीं हुआ, प्लानिंग है, लेकिन उसको आगे काम त्वरान्वित करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये 4 हाईवेज। और नेक्स्ट है सिलचर में एक सबसे बड़ा वो है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, NIT है, मेडिकल कॉलेज है। तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई करते हैं और उनको इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। तो इंटरनेट हाईवे इज़ द 5th प्रायोरिटी एरिया ऑफ माइंड। तो ये 5 हाईवे लेके मैं काम करूँगा 5 साल, ये मेरा संकल्प है। और मैंने अपना ये संकल्प मेरे एरिया के लोगों को अच्छी तरह से समझाया है। आसाम नॉर्थ ईस्ट एक बड़ा स्टेट है, डेवलप भी है, बहुत डेवलप नहीं लेकिन डेवलप भी है, लेकिन हर साल
बाढ़ की जो समस्या वहाँ पर आती है उसके चलते जनहानि बहुत होती है, सरकारी संपत्ति का भी बहुत नुकसान होता है, विकास में भी अवरोध पैदा होता है। बाढ़ की जो समस्या है इसके लिए आपके पास कोई सुझाव, कोई विजन, आप इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया कि हाल ही में आज का दिन में असम में फ्लड का स्थिति है। 33 डिस्ट्रिक्ट में 30 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। हालांकि गवर्नमेंट का पैसा काफ़ी मतलब हद तक हर साल फ्लड में जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र और बराक नदी, जो दो नदियाँ मतलब हमारे असम में है, दोनों नदी जब बारिश मानसून की समय में पहाड़ से पानी आ जाता है, अरुणाचल से पानी आ जाता है, इधर मिज़ोरम और मणिपुर से पानी आ जाता है, उधर भूटान से पानी आ जाता है, तो प्लेन एरिया फ्लडेड हो जाता है। तो हमने कुछ दिन पहले बात भी किया है, भारतवर्ष की जो केंद्रीय सरकार है, अभी जल मंत्रालय खुले हैं, जल शक्ति विभाग खुले, तो हमारी एक प्रपोजल है नीति आयोग के अंडर में कि वाटर रिसोर्स को हम कैसे चैनलाइज करें। जैसे कि हाल इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग की बात चल रहा है, हम लोग भारतवर्ष की दूसरे प्रदेश को हम पानी दे सकते हैं। मेरे को लगता है कि उसमें रिवर इंटरलिंकिंग की एक के बारे में हमको सोचना है, और पानी को दूसरे स्टेट को देके किसी राज्य में पानी की कमी के कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होता है। हमने कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने बात किया है, ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव, उस पर चल रहा है चर्चा। एक एजेंसी बना के उसको थोड़ा जैसे फ्लड की समय में कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, फ्लड की वाटर्स को दूसरा तरीका से चैनलाइज किया जाता है, इसको इरिगेशन के लिए या पावर जनरेशन के लिए, इसका बारे में अभी सोच चल रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में कोई ठोस नीतियाँ उसमें रेडी होके हम आगे कार्रवाई करेंगे, सेंट्रल और राज्य की सरकार मिलके। जी, डॉक्टर राजदीप जी, अगर बात मैं स्वास्थ्य सेवाओं की करूं तो सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की है, मोदी सरकार ने, बहुत बड़ी योजना है, गरीबों के लिए योजना है। इसी प्रकार अभी सरकार ने एक मेडिकल काउंसिल से संबंधित बिल भी सदन में रखा, उस पर भी खासी चर्चा हुई। आप कैसे देखते हैं जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है आज़ादी के बाद से ही बहुत अच्छी नहीं रही है, एक डॉक्टर होने के नाते आपका इस क्षेत्र में क्या फोकस रहेगा? देखिए, आज का दिन में एक बात कहना हमारे लोगों को बोलना जरूरी है जी। हू की रिकमेंडेशन के मुताबिक 1000 आदमी के लिए एक डॉक्टर होना जरूरी है। भारतवर्ष में आज का दिन में 1655 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर डेफिसिट है, लेकिन डॉक्टर डेफिसिट इतना भी नहीं है जैसे कि हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए। हम लोग अगर ये सब चैनलाइज करें, आज का दिन में हमारे देश में करीब 10.5 लाख डॉक्टर जो मतलब एलोपैथिक सिस्टम्स की है, मैं बाकी सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्या है, अगर हम लोग राइट जगह पे सबको नौकरी देके रूरल एरियाज में भेज सकते तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो जाता। हालांकि 3 स्टेट भारतवर्ष में ऐसा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ये 3 स्टेट है जो डॉक्टर सरप्लस है। लेकिन हमारे देश में करीब 500 के ऊपर मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी आज क्या होता है, MBBS पास करके कुछ लोग हायर एजुकेशन करते, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, और वो लोग बाहर जाके अमेरिका और ब्रिटेन में जाके उनका सिस्टम्स को अच्छा कर रहे हैं। आज NHS में ज़्यादातर भारतीय डॉक्टर्स हैं, हमने काम करके आए, वहाँ पे देख के आया, और अगर सब उधर से एक बार उठ के आ जाए तो NHS सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सा ब्रीडिंग ग्राउंड डॉक्टर्स लोगों के लिए, एक वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे हमारे यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो। और जो रूरल और अर्बन एरिया की जो डिवाइड है, आज का दिन में देखिए रूरल एरिया में क्या, इन लोगों को तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स नहीं है, जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम है, जो PHCs है या जो हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे जो जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, तो वो गैप को कौन ख़त्म करेगा। हालांकि आज का दिन में 65 से 70% भारतवासी रहते हैं गाँवों में। तो अर्बन एरिया में क्या है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर फैसिलिटी अवेलेबल है, 80% ऑफ द पेशेंट वुड लाइक टू गो टू प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स। तो ये जो डिवाइड है रूरल और अर्बन, उसके लिए ये बिल लाया गया है। और मेरे ख्याल से जो पहले का जो 1956 से चले आ रहे थे, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल जो था, उसमें काफ़ी खराबी हो गया क्योंकि देयर वाज कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग्स द फ्यू फेलोज, और वो पावर वहीं पे रोटेट कर रहे थे, जिसके कारण हमने केतन देसाई वाला जो इंसिडेंट हमने देखा है, जिसे करप्शन से लगे हुए थे, जिसके कारण ये नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल आया। हालांकि उसमें मैंने भी अपना
वक्तव्य रखा, मैंने भी अपना मत रखा उसमें। मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ काफ़ी गेम चेंजर स्थापित हो रहा है। मैं कैसे बताता हूँ। पहला बात यह है कि कॉमन एंट्री एग्जाम होगा मेडिकल कॉलेजेस में। पूरा एंटायर मेडिकल कॉलेज की, भारतवर्ष की एम्स से लेके एकदम जो कल स्थापना हुआ मेडिकल कॉलेज, सबकी स्टैंडर्ड अभी एक होना है और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदेशों में वो है, हमारे देश में नहीं हो सकता, ऐसा कोई कारण नहीं है। और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाएंगे उसके लिए एक एंट्री लेवल एग्जाम होगा। हालांकि वो एंट्री लेवल एग्जाम से क्या होता है, उसमें लाइसेंशिएट एग्जाम भी हो जाता है और उनके लिए वो जो पोस्ट ग्रेजुएट की एडमिशन होता है, मतलब बार बार एग्जाम देना नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ ए वेरी गुड कमीशन। दूसरा बात है, जो कमीशन की 25 मेंबर की कमीशन लोग बोल रहे हैं जो उसमें डॉक्टर्स के हाथ से चला गया, ऐसा नहीं है। 25 मेंबर का कमीशन में 21 लोग डॉक्टर हैं। तो हालांकि जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेंगे तो कमीशन उनकी बात सुनेगा, दूसरा का बात नहीं सुनेगा, पहला बात। दूसरा बात ये है कि इसको 4 सब कमिटीज में, हालांकि वो सब ऑटोनोमस है, एक प्रेसिडेंट होंगे और 4 मेंबर्स होंगे। एक अंडर ग्रेजुएट का करिकुलम एंड स्टैंडर्ड देखेगा, एक पोस्ट ग्रेजुएट का करिकुलम एंड स्टैंडर्ड देखेगा, एक मेडिकल कॉलेज का रेटिंग और ये सब देखेगा, कैसे एडुकेशन दे रहा है, उनका जो इंस्पेक्शन का बारे में सोच रहा है। और चौथा जो कमेटी होगा वो कमेटी मेडिकल एथिक्स और उसके बारे में सोचेगा, देखेगा। सबका काम अलग अलग हो जाएगा। पिछले उसमें एक बार खबर आया है कि आईएमसी का एक मीटिंग था, इंडियन मेडिकल काउंसिल का एक मीटिंग में एजेंडा देखा गया, तो उसमें 1000 एजेंडा था। आप सोचिए 2 दिन का मीटिंग में या 1 दिन का मीटिंग में 1000 एजेंडा आप कैसे लेंगे, कौन सा एजेंडा पे बात करेंगे। हालांकि 1000 एजेंडा है। अभी कंपार्टमेंटलाइज होने का बाद क्या होगा, मेरे ख्याल से सारे डेवलपमेंट स्पीडी होगा। और जब सीट्स बढ़ाए गए, अभी ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चला रहे कुछ दिन से, उसमें मेडिकल कॉलेजेस करीब 27,000 अंडर ग्रेजुएट की सीट बढ़ गए और 18,000 पोस्ट ग्रेजुएट का सीट बढ़ गए। तो उसके कारण क्या है, ये जो मैं पहले बोला 1 डॉक्टर इज टू 1655 डॉक्टर्स, वो गैप क्लोज करने में हम लोगों को आसानी होगा, पहला बात। दूसरा बात ये है कि रूरल एरियाज, ये तो भारत की नागरिक है, आप कैसे डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं भेजेंगे, इनका भी तो हेल्थ इश्यू से जो सरकार की दायबद्धता है उसको आंसर करने का। तो मेरे ख्याल से वो इट विल बी ए वेरी गुड बिल। जब लागू होना लगेगा तो डॉक्टर लोगों को और बाकी लोगों को भी लगेगा ये बहुत अच्छा बिल है। जी, जाहिर सी बात है कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना और उसको बेहतर बनाने पर मोदी सरकार का खासा जोर है। डॉक्टर राजदीप जी, आपने हमसे अपने संसदीय क्षेत्र सिलचर के विकास के बारे में बात की, अपने जीवन के जो पहलू हैं उनके बारे में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद से संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।